वेलकम इन क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, आप लोगों के एग्जाम में ना ज़्यादा समय रह नहीं गए, तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है कि अब जो है अपना 100% जो भी आपका पोटेंशियल है उससे मेहनत करना शुरू कर दीजिए। टारगेट लीजिए, छोटे छोटे टारगेट लीजिए। वीक में 1 से 2 मॉक्स मिनिमम अटेम्प्ट करिए और धीरे धीरे करके इसको नेक्स्ट मंथ तक 3 मॉक्स पे आइए। इसके अलावा जो है मॉक टेस्ट जो हैं, आप बहुत सारे आज की डेट में सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से इनरोल कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत जगहों पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी जो बहुत सारी एक बुक्स भी हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने एक बुक्स देखी थी, ओसवाल की है आई थिंक, तो 300-350 की वो मॉक टेस्ट की बुक है, उसमें भी आपको 15-20 मॉक्स मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अलग अलग जगहों से मॉक्स के सोर्सेज पकड़िए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। क्लैट यूजी 2023 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो हमारे विजेता बैच में जुड़ सकते हैं। क्लैट पीजी 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे अचीवर्स बैच में जुड़ सकते हैं। एनएलएसएट 2023 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो ब्रह्मास्त्र बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इन कोर्सेज के मॉक टेस्ट भी हमसे ले सकते हैं। 2024 के भी इन एग्ज़ाम्स के बैचेस हमारे यहाँ चल रहे हैं, आप उनमें भी चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट के द्वारा मैजिक बॉक्स ऑफर किया जाता है जिसमें कि 7 बुक्स आपके घर पे आती हैं, प्लस आपको 50+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें मिलते हैं जिसकी डिटेल्स लिखी हुई है आपके सामने। आप चाहें तो इसको भी अवेल कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन से जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ पे डेमो क्लासेस हैं, क्लासेस के लिए मॉक टेस्ट की डिटेल हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वहाँ आप इनरोल कर सकते हैं। अब देखिए, एक आपको मैं नया यहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है। रुपीस की जो कीमत है ना वो डॉलर के मुकाबले जो है और गिरती जा रही है। तो ये 81.24 पे इंडियन रुपीस जो है वो पहुंच चुका है डॉलर के कंपैरिजन में, जो कि हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अब देखिए, आज का एडिटोरियल हम उठाएंगे तो उसमें पहले आपको पता है सैटरडे है, तो यहाँ पे ग्राउंड जीरो निकलता है जो कि एक स्टोरी आती है पूरी। यहाँ पे इंसिडेंट क्या हो रहा है, देखो केरला के अंदर आपको पता है कि वहाँ की जो हाई कोर्ट है वहाँ तक मैटर जा चुका है कि जो स्ट्रे डॉग हैं उनके काटने की वजह से रेबीज़ बहुत फैल रहा है। रिसेंटली अभी एक बच्ची की वहाँ पे डेथ हो गई थी इस वजह से सॉरी। तो उसी पे पूरी आर्टिकल निकली हुई है, कहानी निकली हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जो जियो पॉलिटिक्स करके एक आर्टिकल आया हुआ है ना गाइज, ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस पूरे वीक में। जैसे कि हम जब SCO के बारे में देख रहे थे, या फिर हम जब देख रहे थे कि इंडिया का चाइना के साथ क्या सीन चल रहा है, तो पाकिस्तान को कैसे चाइना मदद कर रहा है, तो ये पूरी चीज़ जो है ना हमारी डिस्कस्ड है और इस पॉइंट में कुछ ऐसा खास निकला नहीं है। यहाँ पे करेंसी प्रेशर, जो भारत की रुपए की वैल्यू गिर रही है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है और ये वाला आर्टिकल जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। एजिंग रेजिमा जो है, ये आर्टिकल जो है ये बेसिकली है ईरान के ऊपर। ईरान में देखो अभी बड़ी भूचाल मची हुई है, वो क्या है वो भी हम जानेंगे। देखो, ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, दिस इज़ अपना प्यारा भारत, और वी नो कि भारत के लिए ईरान कितना इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। हम छाबार पोर्ट के बारे में जानते हैं, हम बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि हम यहाँ से जो है छाबार पोर्ट के थ्रू शिप से सामान लाएंगे और अपना इधर जो है कंट्रीज़ में ट्रेड करेंगे। इवन जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जो रशिया के साथ आपकी डिस्टेंस को कम करता है, वरना आपको पूरा इससे पहले घूम के रशिया पहुंचना होता था, वो डायरेक्टली अब इस रूट से ऐसे करके लैंड सी मिला के जो है एक रूट तैयार हुआ है। तो उस सभी के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईरान का भी जो इंटरनल मैटर है ना वो सॉर्ट आउट रहे, ये भी इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी ईरान में क्या हुआ है, आप एक अभी सोशल मीडिया पे बहुत मीम पढ़ रहे होगे, मीम नहीं कह सकते, पोस्ट पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग डाल रहे हैं, मेरे जान पहचान के लोग भी डाल रहे हैं कि ईरान की वुमेन्स जो हैं वो हिजाब ना पहनने के लिए लड़ाई कर रही हैं, इंडिया की वुमेन्स जो हैं वो हिजाब के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरीके के पोस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी हुआ क्या, ईरान के अंदर एक यंग ईरानियन कर्दिश वुमेन थी जिनकी पुलिस की कस्टडी के अंदर मृत्यु हो गई, ठीक है। 22 ईयर ओल्ड की ये महिला थी, इनका नाम था महासा अमीनी, और इनको डिटेन किया गया था ईरान की पुलिस के द्वारा जस्ट बिकॉज इन्होंने हिजाब को जिस तरीके से वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है उस तरीके से नहीं पहना था, ठीक है। हेड स्कार्फ जो होता है वो इम्प्रॉपर वे में था अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज़। तो इसकी वजह से इनको डिटेन किया हुआ था। वहाँ पे इनको बोला गया कि इनका हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गया है, और बट जब इनके पेरेंट्स पे बात आई, इनके पेरेंट्स एंड एक्टिविटीज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको मार मार कर पुलिस ने मार डाला है। और इसके बाद ना ईरान के अंदर अब बहुत ही ज़्यादा मैटर ट्रिगर हो चुका है।
प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है, मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है। जनता जो है वो सड़कों पे उतर आई है, इंक्लूडिंग तेहरान, जहाँ जो उसकी कैपिटल है ईरान की, इसके अलावा मशाद कंजर्वेटिव सिटी जो है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं ईरान के अंदर जहाँ पे ये समस्या अभी देखने को मिल रही है। समस्या मतलब प्रोटेस्ट हो रही है, मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हो रही है। इसी के अंदर जो है 36 पीपल की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी हैं, आम जनता भी है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि डेटास पे कभी मत जाया करिए, क्योंकि ये जो है ना आंकड़े, ये तो ईरान की सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे हैं वो है ना, इंटरनली क्या है ये आपको हमको नहीं पता है। जैसे कि हम जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में जब भी डिस्कशन करते हैं तो एक आंकड़ा रहता है कि भाई इतने लोगों की उस दिन गलत तरीके से मृत्यु करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन वो डेटा ना आपको पता है गलत है, क्योंकि उसके बाद पूरा डेटा तो ब्रिटिशर्स ही देख रहे थे ना, तो उन्होंने बहुत चीज़ें घुमाई फिराई हैं। आप एक बार जलियांवाला यहाँ पे आ गया, इसलिए इस टॉपिक पे आ गया हूँ, कभी समय मिले तो अमृतसर जाइएगा, गोल्डन टेम्पल जाइएगा, उसी के बगल में है ये जहाँ पे पूरा इंसिडेंट हुआ था। आप जाएंगे ना तो आपको वो चीज़ सोच के भी बहुत मतलब अंदर से ना मतलब दर्द पेनफुल फील होगा। चलिए वापस आ जाते हैं मुद्दे पे। ईरान के अंदर ना 2019 में भी इस तरीके का प्रोटेस्ट देखा गया था जनता के द्वारा, जब वहाँ पे फ्यूल प्राइस को बहुत ज़्यादा राइज कर दिया गया था। ईरान के अंदर जो है मैंडेटरी जो है हिजाब पहनना इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 के अंदर, ठीक है। 1981 के अंदर वहाँ पे पहली बार इस तरीके से कुछ रूल्स बनाए गए थे कि इस तरीके से आपको जो है हिजाब पहनना है। तो ये चीज़ें हैं धीरे धीरे देखी गई, और बीच में देखिए काफ़ी सारे लोग भी आए जो चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। आपको वो नाम याद ना भी हो तब भी चलेगा, लिखा हुआ है उसमें, लेकिन उनके जो रिफॉर्म करने की कोशिश थी ना वो नहीं हो पाई, क्योंकि ईरान के अंदर ना स्टेट स्पॉन्सर कंजर्वेटिज्म है एंड सोशल रिप्रेशन है। मतलब किसी देश, किसी पर्टिकुलर देश की जब स्टेट ही कुछ नियम बना दे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, जैसे इंडिया में देखो क्या हो रहा है। इंडिया में चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, अगर कुछ इस तरीके की प्रथा निकल के आती है तो हमारी जो स्टेट है उसको ख़त्म करती है। जैसे कि सबरीमाला का इंसिडेंट है, ट्रिपल तलाक का इंसिडेंट है, अभी निकाह हलाल चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्टेट जो है ना वो कंजर्वेटिज्म की तरफ नहीं है और सोशल रिप्रेशन की तरफ नहीं है, यहाँ पे सोशल रिफॉर्म की तरफ है। और आप कह सकते हो कि नॉन कंजर्वेटिज्म जो है वो हमारा स्टेट कर रहा है। लेकिन आप ईरान में देखोगे तो वहाँ पे इसका अपोजिट दिखेगा, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे शरिया के लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। जैसे कि अफगानिस्तान एग्जाम्पल ले लो, वो भी सेम यही कर रहा है। तो द लैक ऑफ रिफॉर्म एंड बलूइंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर, इन सभी के वजह से जो है प्रोटेस्ट ईरान में समय समय पे हुई हैं, चाहे वो 2009 हो, चाहे वो 2019 हो, चाहे वो 2022 हो। अब देखो ना ईरान में ये जो प्रोटेस्ट है ना धीरे धीरे एक नया फॉर्म ले रही है। नया फॉर्म क्या ले रही है? देखो कहने के लिए ईरान में डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डेमोक्रेसी कहने के लिए ही है। तो जो प्रॉपर डेमोक्रेसी है ना कहीं उसकी भी डिमांड उठने लगी है। प्रोटेस्टर्स जो हैं उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर गुस्सा है जो करंट रेजिमा है उसके अगेंस्ट में, उनके अंदर गुस्सा है कि जनता के पास अपने राइट्स क्यों नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वहाँ पे अब सुनने को देखने को मिल रही है। तो ये है ईरान। वैसे तो ईरान तो कहने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पे तो पूरा प्रॉपर जो है वो आपका चलता है सिस्टम, है ना। चलिए ठीक है, तो दिस इज़ इट। ये था अभी ईरान का पूरा मसला जो चल रहा है और वहाँ पे क्या कहानी है हमने जाना, ठीक है। इसके बाद देखिए कांग्रेस में अभी एक नया भूचाल है। क्या है कि अगर अशोक गहलोत साहब जो हैं वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्हें चीफ मिनिस्टर की पोस्ट अपनी छोड़नी पड़ेगी। तो फिर वहाँ पे राजस्थान में कौन बनेगा, एक ये भी है। अब सचिन पायलट नहीं बनेंगे तो फिर तो वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं, जो कि उन्हीं का अगला नंबर है ऐसा माना जाए। राजस्थान में काफ़ी पॉपुलर भी हैं, लेकिन कौन बनेगा ये एक अभी क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शशि थरूर साहब ने भी अपना नाम दे दिया है। तो पहले तो कोशिश यही करी जाए कि कांग्रेस के अंदर से कि 2-3 लीडर्स ना ही खड़े हों, इकलौते अशोक गहलोत जी को बना दिया जाए। क्या होता है देखते हैं। अभी देखो एक और प्रॉब्लम चल रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो इंटरनल अफेयर्स में मतलब पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर्स के जो इलेक्शंस होते हैं इसमें इंटरफेयर कर सकती है क्या। जैसे कि एक एग्जांपल ये है आपके सामने, ठीक है। एक एग्जांपल हमने कल देखा था, रेड्डी जी को पूरे जीवन भर के लिए प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था पार्टी का, तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने बोला था। तो ये भी एक क्वेश्चन है, डिबेट का इशू है, वो चलता रहता है। इसके बाद देखिए एक न्यूज़ है, कमिंग सून रिलीफ फ्रॉम स्पैम कॉल्स एंड फ्रॉडुलेंट मैसेज। तो अभी गवर्नमेंट जो है ये इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि भैया जिस भी बंदे का कॉल आए ना या मैसेज आए तो उसका नाम पता पहले लिख के आ जाए कि क्या है ये। इससे क्या होगा कि जो स्पैम के सिस्टम होते हैं ना वो नहीं होंगे।
जैसे कि क्या होता है ना, आपने ये अगर ये सीरीज़ देखी होगी जमतारा, और ये एक्चुअल में एक जगह है जमतारा जहाँ की वजह से ये सीरीज़ ही पॉपुलर हुई है या फिर ये सीरीज़ बनाई गई होगी। वहाँ से ना पहली बार ये चीज़ आज से कुछ समय पहले स्टार्ट हुई थी, 5-6 साल पुरानी बात होगी ये। तो देखो अब तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, उसके बाद भी बहुत फ्रॉड हो जाते हैं ऐसे। लेकिन पहले इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, तो क्या होता था कि किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया, कहते थे कि OTP बता दो, ये बता दो, और भैया आपने OTP बता दिया, हो गया काम। देखो आपको पता है आपके डेटा जो है ना बहुत इधर से उधर बेचा जाता है। मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये रिसेंटली अभी इस बार ये इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब आप क्लैट का फॉर्म भरते हैं ना, अब सोचो क्लैट के फॉर्म की बात हो रही है, उसमें बात होती है एक थर्ड पार्टी के साथ आपका इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए कि नहीं किया जाए। वहाँ पे एक छोटा सा टिक लगाने का ऑप्शन होता है। बहुत बार हम लोग जल्दीबाजी में कर देते हैं। फिर इसके बाद पता है क्या होता है, जब आपका क्लैट का रिजल्ट आ जाता है ना, इन थर्ड पार्टीज़ के साथ आपकी मार्क शेयर कर देता है क्लैट कंसोर्टियम, या फिर आपका मोबाइल नंबर एंड नेम शेयर कर देता है। ये जो थर्ड पार्टीज कंपनीज है ना, ये आपको मैसेजेस करने लगती हैं कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लो, हमारे यहाँ पे ये लो, आप सेलेक्टेड हो, आप वैसे हो, आप ये हो। तो ये चीज़ भी गलत है। तो इसी तरीके से क्या होता है ना, हम बहुत जगहों पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब नंबर डालते हैं, तो वो डेटा इन तक पहुंच जाता है। ये लोग कॉल करते हैं, OTP मांगते हैं और लोग दे देते हैं। तो ये चीज़ हो रही है, सिर्फ एक ये नहीं, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग तरीके से होते हैं। So the government has proposed to make it mandatory that the identity of a person sending a message or calling should be visible to the receiver irrespective of the platform used for communication. तो ये इस आर्टिकल के थ्रू हमने जाना। सुप्रीम कोर्ट निक्सेस प्लीज सीकिंग हेल्थ वार्निंग्स ऑन लिक्वर बोतल। देखो सिगरेट के जो पैकेट्स होते थे उस पर तो आपने हेल्थ वार्निंग पढ़ा है, देखा है कि होती है, ठीक है। वहाँ पे बड़े बड़े उसमें रहता है कि भाई कैंसर कॉज कर लेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से एक बात हो रही थी कि जो लिक्कर की बोतल होती है ना, इसके ऊपर भी भाई जो है आप जो है लिखिए, हेल्थ वार्निंग डालिए कि भाई इससे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन देखो लिक्कर के डायरेक्टली आप नहीं कह सकते हो कि जो इम्पैक्ट आपका सिगरेट्स करता है वो लिक्कर करता है, क्योंकि लिक्कर को कम मात्रा में लिया जाता है तो एज ए दवाई मेडिसिन की तरह भी यूज़ होता है। आप बहुत सारी सिरप पीते हो ना, उसमें भी अल्कोहल यूज़ होता है। आप जो स्लीपिंग पिल्स यूज़ करते हो उसमें भी तो ड्रग्स ही है ना। तो मतलब कहने का मतलब कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लग जाओ तो फिर वो हानिकारक होती है, जब लिमिटेड करो तो ये होती है। तो कोर्ट ने भी इस पर यही बोला है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि ये पॉलिसी मैटर है, इस पर गवर्नमेंट को जो करना होगा करेगा, हम तो नहीं कर सकते हैं कुछ भी। तो ये वाली बात है। इसके बाद एक आर्टिकल और है, FIR अगेंस्ट नविका कुमार ऑन प्रॉफिट रो शिफ्टेड टू दिल्ली। आपको पता ही है कि नविका कुमार जी एक जर्नलिस्ट हैं और इनके ऊपर काफ़ी सारे FIR थे इंडिया भर में रिगार्डिंग, इन्होंने भी कुछ टिप्पणी करी थी प्रॉफिट जी के ऊपर। तो अब जो है यहाँ पे देखने को ये मिला है कि नविका कुमार जी जो हैं इनके ऊपर सारे केसेस दिल्ली में शिफ्ट कर दिए जाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ पेटिशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस रिमूवल आफ्टर October 10। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि October 10 के बाद जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव हुआ है उसके ऊपर जो पेटिशन डली हुई है, जो कि पिछले 2 साल से पड़ी हुई है, उसको हम सुनेंगे, सुनवाई करेंगे। October 10 के बाद डेट लगाया है। अब ये कंफर्म नहीं है कि इस पर कोई आदेश ही आएगा, बस सुनवाई होगी, ये चीज़ कंफर्म है। अभी यहाँ पे G4 कंट्रीज हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इन UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहले तो कुछ G4 कंट्रीज के बारे में और बता देता हूँ मैं। देखो G4 कंट्रीज कौन सी हैं? जर्मनी, ब्राज़ील, जापान, इंडिया। G4 कंट्रीज एंड G8 कंट्रीज में क्या अंतर है? देखो G8 मतलब जो G7 है आज की डेट में, रशिया क्योंकि बाहर हो चुका है। तो G7 जो कंट्रीज है ना, वो एक कॉमन उन सभी के साथ एक कॉमन कह सकते हो आपकी कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती हैं। G7 कंट्रीज का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ऑल आर डेवलप्ड इकोनॉमी। बट G4 में इस तरीके का कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये भैया सारे के सारे जो हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। आपकी ये G4 कंट्रीज हैं ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इंडिया। तो G4 कंट्रीज हाईलाइट अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और चाहते हैं कि हमें यहाँ पे परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। अभी परमानेंट मेंबरशिप किसके पास है? चाइना और रशिया, US। आगे बताओ 2 कंट्रीज जो बचे उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि देखो चाइना की बात आती है तो मुझे फिर से वो बात याद आ जाती है कि इंडिया को मिलने वाली थी वो परमानेंट मेंबरशिप बहुत पहले, पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने बिग हार्ट दिखाया अपना और चाइना को कहा कि आप ले लो, अभी हम डिज़र्व नहीं करते हैं। फिर उसके बाद भारत का कभी नंबर ही नहीं आया।
तो ये वाली चीज़ हो जाती है कभी कभी। तो ये एक स्टेप है जवाहरलाल नेहरू जी का जो काफ़ी क्रिटिसिज्म में रहता है, आज तक लोग करते हैं। तो ये था G4 का बेसिकली पर्पस है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि भैया हमको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। तो ये G4 है, ध्यान रखिएगा। G7 मैंने बताया आपको, जो G8 होता था, रशिया को क्रीमिया एनेक्स करने के लिए बाहर कर दिया था। तो G7 बचा। G7 का कॉमन जो वो है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये। महाराजाज बर्थडे सेलिब्रेटेड विथ फर्वर इन जम्मू। तो देखिए जम्मू के अंदर जो है महाराजा हरि सिंह, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये नाम इसलिए सुना होगा कि भारत के आज़ादी के बाद महाराजा हरि सिंह जी ने ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन विद इंडिया जो है 1947 में साइन किया था, जिसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जो है ऑफिशियली भारत का पार्ट हो गया था। तो ये जो महाराजा हरि सिंह है, इनका जन्म दिवस था और इसी को अभी वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यही यहाँ पे ये न्यूज़ में है, ठीक है। ठीक है। अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट ओनली एट्स नेशनलिस्टिक नरेटिव्स। तो अभी इस पे देखिए क्रिटिसिज्म हो रहा है काफ़ी, मतलब देखो भारत में कुछ भी होता है ना तो लोग कुछ ना कुछ उस पर क्रिटिसाइज होता रहता है, लेकिन एक अच्छा प्रयास है गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट? अंबेडकर टूरिस्ट सर्किट के अंदर जो है जन्मभूमि माहो जो आपकी एमपी में है, बर्थ प्लेस है अंबेडकर जी का, उसको इसमें ऐड किया गया है। फिर महापरिनिवरम भूमि दिल्ली, प्लेस ऑफ डिमाइस। दीक्षा भूमि नागपुर, वेयर ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। एंड चैत्य भूमि मुंबई, प्लेस ऑफ क्रीमेशन। तो ये चारों को अंबेडकर सर्किट में जोड़ा गया है। थोड़ा सा अंबेडकर सर्किट के बारे में अब डिटेल में जानते हैं। अंबेडकर सर्किट या फिर इसको पंच तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 2016 के अंदर पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह सकते हो या फिर आप गवर्नमेंट जो है हमारी, इनके द्वारा प्रपोज किया गया था कुछ इस तरीके की चीज़ें लाई जाएंगी। पंचतीर्थ के अंदर जो है वो जन्मभूमि, जैसे कि हमने देखा अंबेडकर जी का बर्थ प्लेस मध्य प्रदेश के अंदर माहो जो जगह है। शिक्षा भूमि द प्लेस ही इन लंदन वेयर ही स्टेड वाइल स्टडिंग इन द यूके। दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर बुद्धिज्म जहाँ पे इन्होंने प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण भूमि द प्लेस ऑफ हिज डिमाइस इन दिल्ली। एंड चैतन्य भूमि द प्लेस ऑफ हिज क्रीमेशन इन मुंबई। तो ये इनको इसमें सबको एक सर्किट बना के ऐड किया गया है, जिससे कि टूरिस्ट जो हैं वो इन जगहों पे जाएं, भारत का टूरिज्म सेक्टर भी बढ़े और जो टूरिस्ट हैं वो बियॉन्ड द दलित कम्युनिटी जो हैं वो भी जाएं यहाँ पे इन सब चीज़ों के वजह से। इस जर्नी के अंदर मील्स, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, एंट्री टू द साइट, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 ही के होते क्योंकि लंदन इसमें दिखाया नहीं जा सकता था अंबेडकर सर्किट के अंदर, तो ये पंच तीर्थ के नाम से इनको जाना गया है, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से अभी इसको प्रॉपर जो है वो लागू, मतलब कह सकते हैं कि फंक्शन में आ चुका है। लेकिन अब कुछ लोग इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं तो वो एक अलग बात है। अंबेडकर जी की बात याद आई है तो मुझे एक और पॉइंट अभी याद आया है। आपको मैंने भीमा कोरेगांव इंसिडेंट बताया हुआ है कि किस तरीके से भीमा कोरेगांव इंसिडेंट हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स की सेना वर्सेस मराठास की पेशवा सेना जो है आपस में युद्ध हुआ था। ब्रिटिशर्स की सेना जीत गई थी, जिसके अंदर महार कम्युनिटी के काफ़ी सारे सोल्जर्स थे जो कि लोअर कम्युनिटी कैटेगराइज करी गई थी उस समय महाराष्ट्र के ब्राह्मण्स के द्वारा जो कि पेशवाज होते थे। तो फिर इसको ऐसा देखा जाता था कि लोअर कम्युनिटी की जीत हुई है अपर कम्युनिटी के अगेंस्ट में, सप्रेशन के अगेंस्ट में, और उसके बाद जो है एक विक्ट्री पिलर बनाया गया था और उसके बाद उस पर काफ़ी सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान खोई थी फ्रॉम महार कम्युनिटी। और उसके बाद हर साल जो है उसकी एनिवर्सरी मनाई जाती थी। तो भीमराव अम्बेडकर साहब भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1927 में वहाँ पे विजिट करने के लिए गए हुए हैं। तो यहीं याद आया तो फिर मैंने कहा आपके सब बता देते हैं। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जीके करंट अफेयर इज ऑल अबाउट द कनेक्शन। बुकर विनिंग ऑथर हिलेरी मेंटल डाइज एज्ड 70। तो ये हिलेरी मेंटल हैं, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं। ये बुकर प्राइज़ इन्होंने 2 बार जीता हुआ है। किन किन बुक्स के ऊपर बुकर प्राइज़ जीता हुआ है वो हम देख लेते हैं। पहला तो द वोल्फ हॉल 2009 में इन्होंने जीता था। फिर ब्रिंग अप द बॉडीज़ 2012। तो 2009 और 2012, ठीक है। पहला है वोल्फ हॉल और दूसरा है आपका ब्रिंग अप द बॉडीज़, ठीक है। एलेट में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे 1 लाइनर टाइप्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशिया कमिटेड वॉर क्राइम्स। ऐसा यूनाइटेड नेशन की इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं रशिया के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं कि हमने पूरा जांच वाँच किया है। तो रशिया ने वॉर क्राइम्स किया है अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, ये अभी कंफर्म नहीं है, इस पर जांच होगी, लेकिन वॉर क्राइम्स किया है। तो देखो एक बात और है ना यार, यूएन में तो अभी किसका वर्चस्व है? बिल्कुल
यूएन में वर्चस्व है आपका वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूएस का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है क्योंकि यूएस सबसे ज़्यादा फंडिंग देता है, तो थोड़ा सा तो स्टेटमेंट मैनिपुलेटेड भी रहते हैं। बाकी रशिया और यूक्रेन का मैटर जल्द से जल्द सॉर्ट हो, ये तो पूरा विश्व चाहता है, पूरा देश चाहता है, सब लोग यही चाहते हैं, तो होपफुली ये चीज़ जल्द से जल्द हो, ठीक है। तो दिस इज़ इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रशिया कमिटेड वॉर क्राइम्स, बुकर विनिंग ऑथर हिलरी मेंटल डाइज एज 70, अंबेडकर सर्किट के बारे में हमने जाना पूरा, महाराजा बर्थडे सेलिब्रेटेड विथ फर्वर इन जम्मू, G4 कंट्रीज G8 कंट्रीज कंपैरिजन भी देख लिया है, छोटी सी न्यूज़ थी ये भी न्यूज़ ही थी, ये भी न्यूज़ ही थी। फिर यहाँ पे भी हमने एक न्यूज़ देख ली है ना, यहाँ पे भी एक न्यूज़ देख ली है। फिर ये एक आर्टिकल था, अच्छा था, कि ईरान में अभी क्या चल रहा है, क्यों ईरान में जो है सिचुएशन को इंडिया से कंपेयर करा जा रहा है, अभी हम काफ़ी बार पोस्ट ऐसे पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ इट, ये था हमारा आज का सेशन। आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में गाइस चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। आई टोल्ड यू हाउ टू डू इट, just download our application, go and find the demo classes, watch the demo classes, and if you liked it, just get yourself enrolled. At CladPoint we are here to provide you the best quality courses at minimum price, minimum affordable price. तो आई होप आपको इन चीज़ों का लाभ उठाया जाए आपके द्वारा, ठीक है। तो दिस इज इट गाइज, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।